सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास 7 है ज्योग्राफी की, उसके थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। समझ पा रहे हो दोस्तों? दोस्तों, हमने इसके लास्ट जो 2 टॉपिक किए थे, जो 2 चैप्टर किए थे, वो हमने इसको बना के अपलोड कर दिया है। आप जाके इस चैप्टर को भी देख सकते हैं। और 6 क्लास जो ज्योग्राफी की है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, हर सब्जेक्ट की, वो भी जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या देखेंगे, जो हमने कंटिनेंट पढ़े थे, किस तरह से जो 7 कंटिनेंट हैं वो आज हम प्रेजेंट के रूप में देखते हैं। उसमें बहुत सारी कंट्री आज है, जिस प्रकार की शेप है वो उस तरह से पहले ऐसे कब दिखाई देती थी, इनके जो प्रूफ है, जैसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके आधार पे, इसके आधार पे ये कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये किस तरह से बाहर निकल के आए हैं, कौन सा जो नॉर्थ अमेरिका है किस किस भाग में मौजूद था, और जो साउथ अमेरिका इंडिया कौन से भाग में मौजूद था, अंटार्कटिका किस किस का पार्ट था। समझ पा रहे हो? बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे, एक तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले क्या होता था, ये जो मतलब जो एक सुपर कंटिनेंट होता था, जिसको हम पेंजिया बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मतलब क्या होता था, ये जितने भी आज कंटिनेंट हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समझ पा रहे हो दोस्तों? उसको हमने किस नाम से बुलाया? एक पेंजिया। यानी ऑल अर्थ के जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं, ये कंटिनेंट है, ये आपस में मिला के क्या नाम दिया गया इनका? पेंजिया। समझ पा रहे हो दोस्तों? और दूसरी तरफ था जो ओशियन, हमारे पास में जितना पानी का सराउंडेड है, इनके आसपास में जितना भी पानी सराउंडेड है, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला पैंथेलासा। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो पेंजिया है, ये आपस में जितने भी कंटिनेंट थे आपस में जुड़े हुए थे, उसको तो हमने क्या नाम दिया? पेंजिया। समझ में आया? और जो पानी था सराउंडेड इसके, तो उसको हमने क्या बोला? पैंथेलासा। समझ पा रहे हो दोस्तों? दोस्तों, ये कहा जाता है जब ओशियन यहाँ पे नहीं था। ये कहानी है, ये बेसिकली इस चैप्टर में हमारे को यही पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ ये कंटिनेंट किसका भाग होते थे, जो ओशियन पार्ट है वो किसका भाग होते थे, ये कब डिवाइड हुआ, इनकी शेप किस किस ईयर में कैसी हुई, सिर्फ ये बेसिकली ये बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में दिए गए हैं। ये आपको पूरी डिटेल से जो क्लास जो एनसीईआरटी क्लास 11 है उसमें इसको डिटेल से पढ़ाया गया है। और फिर इनको समझ के आप जो मैथ्स बुक में जाओगे, कहीं ना कहीं आप लोग इनको पूरी डिटेलिंग के साथ में समझ पाओगे। ये जो कहीं ना कहीं जो पेंजिया था वो डिवाइड हो गया था 2 पार्ट में। समझ पा रहे हो दोस्तों? लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। इस लोरेशियन जो पार्ट था, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेट बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये गोंडवाना प्लेट थी। समझ पा रहे हो? इसमें कौन कौन से जो कंटिनेंट आए वो कौन से होंगे, जो गोंडवाना में कौन होंगे, ये इस बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका जो जो चैप्टर है, इसमें जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, सिर्फ बेसिक पॉइंट आपको बाहर आप समझ पाएंगे। जो इसके जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं हम 11 जो हमारी 11 एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की ही 11 के चैप्टर में हम जो क्लास में हम पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल के साथ में, और बाकी हम जो बुक होगी कहीं ना कहीं उसको पढ़ेंगे। समझ पा रहे? आइए दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले जब एक वैज्ञानिक था, यानी जो मेट्रोलॉजिस्ट था, 1908 में। समझ पा रहे हो? टेलर था कोई, इसने बताया कि कहीं ना कहीं जो माउंटेन है उनकी ऊंचाई एकदम से बढ़ रही है। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसके आधार पे उन्होंने जो कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया, कहीं ना कहीं ये जो माउंटेन है ये कहीं ना कहीं राइज हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन इसके द्वारा इस
इसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, इससे जो पहले भी होंगे ये थ्योरी देंगे कहीं ना कहीं जो हमारी जो अर्थ है कहीं ना कहीं इसके जो कंटिनेंट है वो कहीं ना कहीं सेपरेट हो रहे, समझ पा रहे हो, इंक्लूडिंग वाटर, यानी ओशन प्लेट भी कहीं ना कहीं सेपरेट हो रही है या फिर कहीं ना कहीं उसका जो साइज है वो बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जब कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से यहाँ पे एक वैज्ञानिक होगा, मेट्रोलॉजिस्ट होगा, एल्फ्रेड वेगनर द्वारा, एक मेट्रोलॉजिस्ट था जर्मन, उसने 1912 में ये थ्योरी दी, कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, समझ पा रहे हैं दोस्तों। इसने क्या बताया कि जो आज हम जो प्रेजेंट डिवीजन देख रहे हैं इन कंटिनेंट का, कहीं ना कहीं ये कंटिनेंट में भी है और कहीं ना कहीं ओशन में भी है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। आज हम ओशन को भी देख पा रहे हैं और कंटिनेंट को भी देख पा रहे हैं। आज जो कंटिनेंट जितने भी हैं 7 कंटिनेंट, कहीं ना कहीं इसका एक भाग होता था और ये जो ओशन थे ये अलग पार्ट में इन्होंने बताया, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसने कहा कि जो ऑल कंटिनेंट है वर्क पार्ट एज ए सिंगल कंटिनेंट, सिंगल कंटिनेंट का मतलब सुपर कंटिनेंट बोला गया इसने, समझ पा रहे दोस्तों, जिसका नाम दिया इन्होंने कंटिनेंट मास कार्लिज पेंजिया, समझ पा रहे दोस्तों, ऑल अर्थ, जिस पर देखो दोस्तों जो कहने का मतलब है 200 मिलियन ईयर अगो कहीं ना कहीं ये जो शेप थी 200 मिलियन ईयर अगो कहीं ना कहीं इससे पहले मतलब इस प्रकार से इसकी शेप होती थी, समझ पा रहे दोस्तों। मान के चलो एक सुपर कंटिनेंट है ये, समझ पा रहे हो, पेंजिया, और फिर कहीं ना कहीं 225 ये तो सिचुएशन थी कहीं ना कहीं मतलब एक था ये, समझ पा रहे हो, उसको हमने पेंजिया बोला, समझ पा रहे हो। फिर इसको डिवीजन हुआ 225 यानी 200 मिलियन ईयर को कहीं ना कहीं इसका डिवीजन हो गया, दो भागों में ये बट गया था, और पेंजिया, पेंजिया एक तो ये पेंजिया बना और दूसरा था पेंथलासा, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये 225 ईयर में इन्होंने जो पेंथलासा था वाटर बॉडी ये दिया गया, इसके द्वारा नहीं जो कहने का मतलब है ये CFI, समझ पा रहे हो। पेंजिया, पेंजिया तो एक सुपर जो ऑल कंटिनेंट का अर्थ हो गया, और पेंथलासा जो वाटर बॉडी था, समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मेगा ओशियन सराउंडिंग था उसको हमने पेंथलासा बोला हुआ है, समझ पा रहे, वाटर बॉडी, और जो ऑल सिंगल कंटिनेंट था मास कंटिनेंट उसको हमने पेंजिया बोला, समझ पा रहे दोस्तों। देखो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पेंजिया का 200 मिलियन ईयर अगो, अबाउट 200 मिलियन ईयर का क्या होता है, कहीं ना कहीं जो पेंजिया है ये सुपर कंटिनेंट है, कहीं ना कहीं दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा, और ये कब होगा, मेसोजोइक एरा में होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको हम पूरी डिटेल से बताएंगे। ये एक चार्ट है दोस्तों एरा, और जो एवोन है इसने बांटा है किस भाग से, जिस प्रकार ये पृथ्वी यहाँ पे जब से बड़ी है उस एरिया में धीरे धीरे ये एवोन पीरियड में बटेंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं मेसोजोइक एरा में 200 मिलियन ईयर को यहाँ पे पेंजिया है वो सुपर कंटिनेंट दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा, उसको एक नाम दिया गया लोरेशिया, समझ पा रहे दोस्तों। ये गोंडवाना लैंड, समझ पा रहे, ये कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मास बॉडी हमारे पास में आज जो हम कंटिनेंट जिस पे रह रहे हैं उसको एक सुपर कंटिनेंट बोला गया, ये कहीं ना कहीं 7 जो कंटिनेंट थे एक साथ में जुड़े हुए थे, समझ पा रहे दोस्तों। ये तब दो भागों में डिवाइड हुआ 200 मिलियन ईयर को, तो कहीं ना कहीं अब देखो 200 मिलियन ईयर में कहीं ना कहीं जो शेप निकल के आएगी लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, समझ पा रहे हो। जो लोरेशिया था कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न प्लेट है जो आज हम नॉर्दर्न साइड में देख रहे हैं, उस प्लेट में जो नॉर्दर्न प्लेट में कौन कौन से कंटिनेंट या फिर जो कंट्री थे, आज कंटिनेंट की बात करेंगे, एक तो जो नॉर्थ अमेरिका आज है उसमें लोरेशिया प्लेट में यानी इसमें आता है, समझ पा रहे दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, और जो ग्रीनलैंड है नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड में कहीं ना कहीं जो ग्रीनलैंड है वो भी इसी लोरेशिया प्लेट का, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेट है तो ग्रीनलैंड भी आएगा। एंड ऑल यूरेशियन जो
आप यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वो पार्ट ऑफ दिस प्लेट, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सब कंट्री जितने भी हैं यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेट में आए, और जो गोंडवाना लैंड था उसको हम साउदर्न प्लेट बोलते हैं। इसमें कौन कौन होंगे? साउथ अमेरिका, समझ पा रहे हो, साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्री हैं वो उसमें लाई करेंगे, समझ पा रहे हो। अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट इसमें शामिल होगा, और जो मेडागास्कर है इसके साथ में जो आइलैंड है वो भी, और कहीं ना कहीं जो इंडियन सब कंटिनेंट है जैसे सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, इसके चारों जितने भी कंट्री हैं आज जो लाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर इंडिया की बात करें तो किस में आएगा? तो गोंडवाना लैंड में, क्योंकि साउदर्न प्लेट में आएगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया लाई करेगा, समझ पा रहे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट भी है और एक कंट्री भी है वो भी किस में लाई करेगा? गोंडवाना लैंड में करेगा, समझ पा रहे। और अंटार्कटिका, समझ पा रहे, अंटार्कटिका आर पार्ट ऑफ, और आर्कटिक किस में हो जाएगा दोस्तों? इसमें जो यूरेशिया है इसी को भी हम आर्कटिक में जोड़ सकते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेट में आता है, समझ पा रहे दोस्तों। देखो दोस्तों, जब 200 मिलियन ईयर हो कहीं ना कहीं जो सुपर कंटिनेंट था वो कहीं ना कहीं स्प्लिट हुआ था, मेसोजोइक एरा, समझ पा रहे हो। तब जाके ये 225 मिलियन ईयर हो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं, एक तो पेंजिया सुपर कंटिनेंट जो मास बॉडी है वो, और यहाँ पे पैंथलासा ये जो वाटर बॉडी है इस तरह से लाई करते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर अगर हम 150 मिलियन ईयर अगो की बात करें, कहीं ना कहीं जो हमारा सुपर जो पेंजिया था वो डिवाइड हो गया था लोरेशिया इन नॉर्दर्न प्लेट में, और जो ये भाग है कहीं ना कहीं गोंडवाना ये साउदर्न प्लेट है इसमें डिवाइड हो गया, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर हम बात करें 100 मिलियन ईयर अगो, यानी इसमें जिस तरह से ये कंटिनेंट आज हमसे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, इसके नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, समझ पा रहे दोस्तों। ये इस तरह से स्प्लिट होने लग गए थे 100 मिलियन ईयर अगो। और कहीं ना कहीं जो आज से हम प्रेजेंट डे की बात करें, कहीं ना कहीं 65 मिलियन ईयर अगो, कहीं ना कहीं जो शेप अब बाहर निकल के आ रही, जिस तरह से हम मैप में ड्रॉ कर रहे हैं उस फेज को आज हम देख पा रहे हैं। तो 65 मिलियन ईयर अगो में कहीं ना कहीं ये इस फेज में, समझ पा रहे दोस्तों। कहने का मतलब है इस अल्फ्रेड जो वेबनर था, इन्होंने इस कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार ये बताया गया था कि जो आज हम इस कंटिनेंट को स्प्लिट करते हुए देखते हैं मैप में, जिस तरह से ये बने हुए हैं यहाँ पे कंट्री लाई कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद में कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए, समझ पा रहे दोस्तों। वो पॉइंट कौन से थे? मैचिंग कोस्ट लाइन, यानी कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो ये दिया, कहीं ना कहीं जो साउथ अमेरिका था, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो अफ्रीका का इस तरफ साइड है, समझ पा रहे दोस्तों। पहला जो पॉइंट था मैचिंग कोस्ट लाइन, मतलब है जो आज हम इस भाग में देखो, इस मैप में हम दिखा रहे हैं आपको, जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउदर्न अमेरिका है, इस भाग में पूरा का पूरा देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ पे, और ये नॉर्थ अमेरिका, समझ पा रहे हो, जिसमें ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, समझ पा रहे हो दोस्तों, और ये आर्कटिक है, ये कहीं ना कहीं नॉर्दर्न प्लेट में, और पूरा यूरोप कहीं ना कहीं जो लोरेशिया प्लेट थी उसमें लाई करता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। हमने देखा जो साउथ अमेरिका है ये वाला पूरा, और ये जो अफ्रीका है, ये जितने भी कंट्री आज बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे अंटार्कटिका है नीचे साइड में ये, और ये एशिया के जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं, आज जो कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं साउदर्न इसमें गोंडवाना लैंड में लाई करते हैं दोस्तों। इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से बताया कहीं ना कहीं जो ये साउथ अमेरिका है, इसके जो ये जिस तरह से ये कटा हुआ भाग है साउथ अमेरिका अफ्रीका का, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई हो रहा है, समझ पा रहे दोस्तों। अगर हम इसको अटैच करें इस तरह से, कहीं ना कहीं ये जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है इस तरह से जुड़े हुए थे, समझ पा रहे दोस्तों। अगर ये नॉर्थ अमेरिका की बात करें, कहीं ना कहीं देखो ये वाला जो हिस्सा है
ये बड़ा हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। समझ पा रहे दोस्तों, इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए थे। और जो इंडिया है हमारा, देखो ये बड़ा इंडिया, ये जो मेडागास्कर है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता है दोस्तों। इंडिया के जो हमारे पास में ये जो यहाँ पे केरल है और गोवा तट है, जितना यहाँ पे मेडागास्कर और ये पूरा पूरा अटैच इसमें। और कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बिल्कुल एडजस्ट होके, अगर हम इसको इस तरह से खींचे तो जो ये टूटा हुआ भाग देखो ऑस्ट्रेलिया का, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मैचिंग हो रहा है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कहीं ना कहीं एक भाग हुआ करता था और ये मेडागास्कर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और इसी तरह से जो अफ्रीका है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया इस तरफ से जुड़ा हुआ था। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और जो ऊपर से है नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे यूरोप के साथ में अटैच था, दोनों साइड से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। समझ पा रहे हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों इन्होंने इस तरह से जो मैचिंग कोस्ट लाइन थी उसके आधार पे बताया है दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों उन्होंने जो सेकंड पॉइंट दिया था, कहीं ना कहीं ये जो पार्ट थे इस तरह के, वो उसी आधार पे उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ वेगलर द्वारा। समझ पा रहे हो। दूसरा था बोटानिकल एविडेंस। बोटानिकल एविडेंस में कहीं ना कहीं जो जुरासिक एज हुआ करता था, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो ओशियन पार्ट है, जो ओशियन एग्जिस्ट नहीं करता था। समझ पा रहे दोस्तों। ग्लेशियर डिपॉजिट थर्ड पॉइंट हो गया। और जो टिल्टेड डिपॉजिट था, कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसक गए, उस हिसाब से बताया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, ये भी कहीं ना कहीं ये बताया। और कहीं ना कहीं जो रोक थी सेम एज अक्रॉस द ओशियन, कहीं ना कहीं जो रोक थी उनका जो शेप था कहीं ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसी हिसाब से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए गए। इससे पहले भी जो वैज्ञानिक हुआ करते थे यहाँ पे, उन्होंने इसको बताया कि इस तरह से ये टेक्टोनिक थ्योरी इस तरह से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पूरी डिटेल के साथ इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर द्वारा बताया। समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों जितना भी ये कॉन्सेप्ट था कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम पूरी डिटेल के साथ में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक पॉइंट थे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। जो हमारा सुपर कंटिनेंट था कहीं ना कहीं उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेंजिया। और ये कहीं दो भागों में स्प्लिट कब होगा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। समझ पा रहे दोस्तों। और इसमें लोरेशिया में कौन कौन कंट्री थी ये देखा, और गोंडवाना में कौन कौन कंट्री लाए होंगे, और इनकी शेप किस तरह से थी। 225 मिलियन ईयर को पहले 200 मिलियन ईयर को में किस तरह थी, और ये कब स्प्लिट हुआ ये भी देखा हमने, मेसोजोइक एरा में देखा। आई होप दोस्तों पैंथेलासा जो था वाटर बॉडी बोला गया इसको। समझ पा रहे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये क्या होती है, ये जितने भी जो कंटिनेंट हैं इसको हम प्लेट बोल सकते हैं, और ओशियानिक में एक ऐसा भाग उसको भी प्लेट बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडी है उसको भी प्लेट का नाम दिया गया है। और जो कंटिनेंट है मास जिस तरह से मास बॉडी है उसको भी हमने एज ए प्लेट के रूप में दर्शाया गया दोस्तों। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे 1950 से लेके 60 के अराउंड के बीच में, आर्थर होम्स करंट हाइपोथेसिस द्वारा ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो थ्योरी ये प्लेट है, जो हमारी एक कोर होती है, कोर जो बीच में मेंटल होती, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लावा है, मोल्टन लावा है, उसके कहीं ना कहीं मोमेंट से कहीं ना कहीं जो ये प्लेट है मूवमेंट करती रहती है बीच में से। समझ पा रहे हो दोस्तों, उसने इसके बारे में बताया। समझ पा रहे हो। फिर बाद में इसको जो प्लेट टाइटैनिक थ्योरी थी, कहीं ना कहीं 1967 से 68 में फाउंड मैकेंजी एंड पार्कर एंड मॉर्गन द्वारा ये बताया गया कि कहीं ना कहीं इसके बारे में पूरी डिटेल से इन द्वारा बताया गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें इन्होंने बताया जो लिथोस्फीयर होती है हमारी, जिस पे हम जैसे हमारी क्रस्ट होती है, वो कहीं ना कहीं ये ब्रोकन हो जाती है नंबर ऑफ रॉक प्लेट्स। समझ पा रहे हो दोस्तों। ये जो लिथोस्फीयर होती है जिस पे हम रॉकी प्लेट्स बोल सकते हैं, ये इसको टेक्टोनिक प्लेट भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो कंटिनेंट प्लेट होती है उसमें टूट गई, ब्रोकन इनटू
कंटिनेंट प्लेट और ओशियानिक प्लेट। समझ पा रहे दोस्तों, ओशियानिक प्लेट का मतलब पानी बड़ा हिस्सा, और जो कंटिनेंट था कहीं ना मार्शलैंड बॉडी। समझ पा रहे हो दोस्तों इन्होंने बताया, इन जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया, जो जियोलॉजिस्ट थे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट और कोर जो बीच वाला हिस्सा होता है मेंटल, इसमें कहीं ना कहीं जो लिक्विड लावा मोल्टन लावा है कहीं ना कहीं उसके मूवमेंट से कहीं ना कहीं ये जो प्लेट है ये कंटिनेंट भी और ओशियानिक भी दोनों का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता रहता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो ये कंट्री है और ये पानी है ओशियन, ये कहीं ना कहीं सेपरेट होते रहते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, यही है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोस्तों जो 11th क्लास की जो बुक है हमने बताया था उसको हम पूरी डिटेल में इसको समझाया गया है, और जो मेंस बुक होगी हम उसको इन पॉइंटों को समझ के इसके जितने भी जो डेप्थ कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। इन्होंने बताया दोस्तों जो ये तीज प्लेट है मूव वेरी स्लोली। समझ पा रहे हो, ये वेरी ए फ्यू मिलीमीटर ईच अदर, कहीं ना कहीं फ्यू मिलीमीटर की उससे मूवमेंट से कहीं ना कहीं स्लो से ये मूव करती रहती हैं ये प्लेटें। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेजर प्लेट यानी बड़ी प्लेट और माइनर प्लेटों में बटी हुई है दोस्तों। ये ओशियानिक भी हो सकती है और कंटिनेंट भी हो सकती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये मूवमेंट किसके द्वारा होता है, मोल्टन मैग्मा के द्वारा। समझ पा रहे हो, जिस कारण से जो हमारा जो मैग्मा होता है वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करता रहता है, इसके कारण ये प्लेट एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकती रहती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये मूवमेंट होता रहता है। ये मूवमेंट किसके द्वारा होता है, एक तो जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स होता है पृथ्वी के अंदर लगता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, और एक्सोजेनिक फोर्स होता है, एक्स का मतलब बाहर, एक्सो का मतलब बाहर और इंडो का मतलब अंदर। इन दोनों फोर्स के कारण ये कहीं ना कहीं जो प्लेट है एक दूसरे से मूवमेंट करती रहती है थ्रू किसके, मोल्टन मैग्मा के। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये जो मूवमेंट होता है दीज प्लेट काज द चेंज ऑफ सरफेस ऑफ आवर अर्थ, कहीं ना कहीं जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता रहता है। समझ पा रहे हो, और ये मूवमेंट किसके कारण होता है ये भी हमने पढ़ लिया, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक। अगर इंडोजेनिक फोर्स की बात करें ये क्या काम करता है, ये कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर भाग में, यानी इंटीरियर का भाग हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं जो मेंटल है हमारे बीच में, हमने एक कोर पढ़ा था, मेंटल पढ़ा था और एक क्रस्ट पढ़ा था। अगर आप रेगुलर अगर मेरे को पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं जो इंटीरियर भाग है, हम मेंटल की बात करेंगे, जो बीच का हिस्सा होता है कहीं ना कहीं धरती के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं इंडोजेनिक फोर्स के कारण जो मोल्टन मैग्मा होता है, कहीं ना कहीं जो वोल्केनिक एरप्शन होता है उसके कारण ये जो प्लेट है बढ़ती हैं वो धीरे धीरे मिलीमीटर ईच दर मतलब मूवमेंट करती रहती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके कारण, और कहीं ना कहीं और ये प्रोड्यूस स्लो एज वेल सडन मूवमेंट किसके कारण होता है, अर्थक्वेक कारण। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये वोल्केनिक कारण, इनके कारण ये जो इंडोजेनिक फोर्स होता है इसके कारण ये कहीं ना कहीं हलचल होती रहती है, जो अर्थक्वेक आते हैं। प्रेजेंट आज हम 1 जनवरी को हमने देखा होगा जो जापान में 7.6 का जो मैग्नीट्यूड का जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, वेरी डैमेज हो गया डियर। समझ पा रहे हो, नए साल पे। और जो वोल्केनिक करप्शन है उसके कारण ये कहीं ना कहीं प्लेट मूवमेंट करती रहती है दोस्तों। और एक्सोजेनिक कारण क्या होता है, जो सरफेस के बाहर, समझ पा रहे हैं, जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस के बाहर ये कहीं ना कहीं वर्कआउट करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हमने देखा था इरोजनल एंड डेपोजिशन क्या होता है, कहीं ना कहीं जो मोल्टन पत्थर होते हैं या फिर कोई चीज है एक स्थान से डिस्प्लेसमेंट हो जाना, कहीं ना कहीं ये मूवमेंट करते रहते हैं। इसके कारण से जो रिवर वाटर होता है, वाइंड है, समझ पा रहे हो, विंड है, तो इनके कारण ये कहीं ना कहीं चेंजिंग लाते हैं सरफेस के बाद। और अंदर क्या होता है वो अर्थक्वेक और वोल्केनो इसके द्वारा इंडोजेनिक फोर्स काम करता है।
ये जो आर जो प्रेजेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मेजर प्लेट है ये कहीं ना कहीं इस एनसीईआरटी में नहीं दी गई, ये मेरे द्वारा मतलब पॉइंट है। ये देखो जो मेजर प्लेट है हमने देखा, जो यूरेशियन यूरेशियन प्लेट है, कहीं ना कहीं जो ऑल मोस्टली जो कंटिनेंट है वो जो यूरेशिया के जितने भी यूरेस यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वो एज ए कंटिनेंट में जैसे प्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे एक प्लेट में दर्शाए गए हैं दोस्तों। जो अफ्रीकन प्लेट है, एक नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, एक साउथ अमेरिका प्लेट है, एक ऑस्ट्रेलिया है और पैसिफिक है। ये कहीं ना कहीं जो पैसिफिक है ये वाटर बॉडी, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो माइनर प्लेट है कहीं ना कहीं जो अरेबियन प्लेट है, आपने इन्होंने इसकी लोकेशन को देखना दोस्तों। जो कहीं ना कहीं जो अरेबियन प्लेट है वो साउथ अमेरिका और जो एशिया है उसके बीच में, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो सऊदी अरेबिया है उसके बीच में अरेबियन जो प्लेट है वो लाई करती है। जो सोमाली है, जो सोमाली है डियर, एक सोमाली है और फिलीपींस है जहाँ पे एक कंटिनेंट भी है ये, वो एक माइनर प्लेट बोला गया है इसको दोस्तों। एक नजका है और स्कोटिया है। स्कोटिया कहाँ पे लाई करती है दोस्तों, यह आपने देखना है। स्कोटिया जहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बिल्कुल नीचे ये कहीं ना कहीं ये प्लेट लाई करती है। जोन डे फुका कहाँ पे है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में लाई करती है दोस्तों। इनकी लोकेशन आपने देखना है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट भी कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न अमेरिका है और साउदर्न अमेरिकन कंटिनेंट के बीच में लाई करती है दोस्तों। इनके जो स्मॉल जो प्लेट है इनकी लोकेशन आपने, ये आपका काम है, ये आपने इनको देखना है। एक कैरेबियन है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में कन्वर्टेड है, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये समझाया गया है। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे दोस्तों। जो ये प्लेट थी कहीं ना कहीं तीन वे में जैसे कन्वर्ट हो, एक जो इंटरजेक्शन है थ्री तरह से होता है। जैसे एक होता है कन्वर्जन वे में, जो एक प्लेट है दूसरी प्लेट को एक तरफ से मिलना, समझ पा रहे हो, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। और कोलाइजन पर डिस्प्लिट हो जाना, टूटना, समझ पा रहे हो दोस्तों। और एक होता है ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो जाना, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस प्रकार से देखो, जैसे एक प्लेट है मान के चलो ये वाली, एक दूसरी प्लेट ये है, इन दोनों का कन्वर्ज हो जाना, ये मिल गई, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये इसको बोलते कन्वर्जेंट, समझ पा रहे हो। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है और जिसका कोलाइजन होना, ये कहीं ना कहीं स्प्लिट हो जाना, ये तो प्लस हो गया कन्वर्ज। और इनका मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर भागेगी वो, और कहीं ना कहीं इस तरह से ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री स्प्लिट ऊपर की तरफ, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये तीन तरीके से ये प्लेटें आपस में मतलब मूवमेंट करती रहती हैं दोस्तों। इसका जो कारण होता है वो जमीन में कहीं धरती के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है उसके कारण कहीं ना कहीं ये मूवमेंट आता रहता है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों वेलकम को पढ़ते हैं। वेलकम को क्या बोलते हैं, वेलकम क्या होता है, ये जो ज्वालामुखी आते हैं ये समुद्र में और जैसे जो कंटिनेंट मास पे भी आते हैं, तो ये कैसे कैसे बनता है दोस्तों। जैसे डियर जो हमने मैग्मा को पढ़ा था, जो कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल है उसमें लिक्विड फॉर्म में कहीं ना कहीं जो अर्थ क्रस्ट है उससे बाहर आता है, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो देखो कहीं ना कहीं जो बाहर सरफेस के बाहर कहीं ना कहीं ओपनिंग पॉइंट है, इसको हम वेंट बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये जो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के बाहर जो होल है निकलने की, जो एसेस है, ये लावा निकल रहा है देखो यहाँ से, इस तरह से भी निकल रहा है, जो कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस के बाहर निकलेगा उसको ओपनिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, वेंट बोलेंगे, समझ में आ गया।
कहीं ना कहीं फिर ये लावा निकल के जो आपसी परत है यहाँ पे उसमें इकट्ठा लावा हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं रॉक में बदलता चला जाएगा। जो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उनमें कहीं ना कहीं जो जो हमारे कंटिनेंट है वो इस तरफ से ऐसे ही बनते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो रॉक है फिर कई सालों के बाद में, हजारों सालों के बाद में कहीं ना कहीं मिट्टी का रूप ले लेते हैं, समझ पा रहे हो। माउंटेन बन जाते हैं। किस तरह से माउंटेन बनते हैं, फिर माउंटेन के बाद में मिट्टी बनते हैं, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो डेपोजिशन होती है इनके कारण कहीं पानी और हवा के कारण कहीं कहीं ये जो मोल्टन रॉक है एक भाव से दूसरे भाव में तक पहुंचा देते हैं। फिर उसके कारण जो पानी होता है कहीं ना कहीं वो प्लेन बन जाते हैं दोस्तों। बेसिकली हम इस पॉइंट में जो वेलकनो है वो कैसे बनते हैं, जो हमारी जो मेंटल होती है बीच बीच वाली जो परत होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मोल्टन मैग्मा होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों, उसी से ये मैग्मा कहीं ना कहीं जो सरफेस के बाहर निकलता है वो वेंट के बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं ये ऐसे निकलता रहता है, समझ पा रहे हो। जहाँ पे मैग्मा होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, मैग्मा चेम्बर बोलते हैं, समझ पा रहे हो। जैसे बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा होगा उसके कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा, समझ पा रहे हो, हीट होगा, हीट के कारण कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस बढ़ने के बाद में, समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, समझ पा रहे हो। जिस पॉइंट से बाहर निकलता है उसको तो हम वेंट बोलते हैं। जैसे जैसे ये कहीं ना कहीं जो लेयर बनती जाएगी, समझ पा रहे हो, जैसे ये यहाँ पे लेयर बन गई, यहाँ पे लेयर बन गई, यहाँ पे लेयर बन गई और इसके बाद भी ये लेयर बनती रहती है, ऐसे निकलता रहता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये इस तरह से बनता है। कहीं ना कहीं जो ये जो यहाँ पे साइड में से जा रहे हैं कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकले, समझ पा रहे हो, उसको हम ब्रांच पाइप बोलते हैं इसी की, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो मैग्मा चेम्बर उसी की ब्रांच पाइप बोलते हैं। कहीं ना कहीं जो दोस्तों जो जो मैग्मा है यहाँ से बाहर नहीं निकला, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में कहीं ना कहीं लावा वहीं का वहीं रह जाता है, हम उसको कहीं ना कहीं सील बोलते हैं। और हुई कैसे बनते हैं, लैकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है और बैथोलिथ क्या होता है, ठीक है। आइए धीरे धीरे हम इसको इन पॉइंटों को समझते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो ओपनिंग पॉइंट हमने पढ़ा जो वेंट है वो क्या होता है, जो मोल्टन लावा है उसका जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उससे बाहर निकलना, तो उसको हम वेंट के थ्रू ओपनिंग पॉइंट बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। लावा कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, कहीं ना कहीं जो अंदर से हमने कौन सी लेयर से यानी मेंटल से जो लिक्विड लावा होता है जो इंटीरियर अर्थ होती है उससे बाहर निकलना, ये किस फॉर्म में आता है, लावा में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये वेरी हीट होता है और इससे किस तरह के मटेरियल बाहर निकलते हैं दोस्तों, हमने देखा लावा ऐस होती है, जैसे जो ऐस होती है जो कहीं ना कहीं जो मोल्टन रॉक बनती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। सॉलिड रॉक होती है, कहीं ना कहीं वो ठंडा हो जाने के बाद में सॉलिड का रूप ले लेती, कहीं ना कहीं सॉलिड रॉक पार्टिकल निकल के आते हैं और डस्ट पार्टिकल यहाँ पे, और गैसेज भी होती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट लिख लो, गैसेज, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक जैसे मटेरियल के रूप में बाहर निकल के आती है दोस्तों, समझ में आया। जो वोल्केनोज होते हैं ये कहीं ना कहीं तीन प्रकार से बढ़ते हैं दोस्तों, ये तीन प्रकार से होते हैं नेचुरली से, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो एक्टिव होता है, एक्टिव, एक डोरमेंट होता है और एक एक्सटिंक्ट होता है। एक्टिव का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, बाहर निकल रहे हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो लावा है आज भी कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है वहां पे, और इरप्ट फ्रिक्वेंटली, कहीं ना कहीं वो इरप्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो दोस्तों। उसका जो लावा है आज भी कहीं ना कहीं जो अर्थ है, जो अर्थ सरफेस है उसके बाहर जो आंतरिक भाग में से निकल के कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रहा है, उसको हम इरप्ट या फिर एक्टिव जीवित बोलते हैं, इसको जीवित वोल्केनो, समझ पा रहे हो दोस्तों। आज भी जैसे ये बाहर निकल रहा है इससे। और कहीं ना कहीं जो पैसिफिक ओशियन है, जो हमारा अराउंड पैसिफिक ओशियन है उसके आसपास में ये कहीं ना कहीं देखा जाता है, समझ पा रहे हो। जो पैसिफिक ओशियन है वहां पे ये एक्टिव रहता है और इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो एशियानिक जो जगह जो ओशियनिक पैसिफिक ओशियन है वहां पे रिंग ऑफ फायर बनता है, उस भाग में जो एक्टिव होता है उसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं दोस्तों।
इसके जो एग्जाम्पल है जैसे माउंट वेसुवियस है दोस्तों, आपने लोकेट करके देखना ये कहाँ पे है, माउंट करा कराकोतू समझ पा रहे दोस्तों, और बैरन आइलैंड जो इंडिया में है समझ पा रहे दोस्तों। ये एक्टिव वेलकमो के एग्जाम्पल थे दोस्तों। और डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग वेलकमो। ये कहीं ना कहीं ये इरप्ट नहीं हो रहा, लेकिन संभावना है इरप्ट होने की, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं इससे मोल्टन लावा है, किसी भी टाइम जो हीट होती है प्रेशर के कारण जो आंतरिक जो अर्थ है उसके बाहर निकला जा सकता है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आए हो। हैव नॉट इरप्टेड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम से कहीं ना कहीं इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, समझ पा रहे हो, वो डोरमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है जो किलिमंजारो है, समझ पा रहे हो दोस्तों, ये तंजानिया में है, माउंटेन किलिमंजारो। ये और एक्सटिंक्ट क्या होता है, डेड वोल्केनो, यो यदि मर चुका वो कभी भी मतलब उठ नहीं सकता, मतलब वो इरप्ट नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं डेड हो चुका है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं की होस्केरन ये पेरू में है दोस्तों, और माउंट केन्या है ये है दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल थे हमने कहीं ना कहीं जैसे लावा है, जो आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर जो लावा इकट्ठा है उसको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। यही चैम्बर धीरे धीरे ये स्ट्रेस और हीट के कारण, समझ पा रहे हो दोस्तों, स्ट्रेस और हीट के कारण कहीं ना कहीं ये ऊपर सरफेस की तरफ निकलेगा। जिस प्रकार से ये इस तरफ साइड से भी, इस तरफ से भी, और ऊपर साइड में हमने देखा था, जो सरफेस के ऊपर ओपनिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट, समझ पा रहे दोस्तों। जिस प्रकार से ये बाहर नहीं निकला, समझ साइडों में भी कहीं ना कहीं ये रह जाता है, समझ पा रहे, हॉरिजॉन्टली भी और लैटिट्यूडिनल भी, ये कहीं ना कहीं इस वे में इकट्ठा होता रहता है, यानी बाहर नहीं निकल पाता। और कहीं ना कहीं जब अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है, समझ पा रहे दोस्तों, इस प्रकार से ये लेयर बनाना स्टार्ट करता है, ये आपस में यहाँ पे साइड बाय साइड ऐसे चलता रहता है, समझ पा रहे दोस्तों। फिर जैसे ही ये सॉलिड रूप में आता है, यानी ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं रॉक बन जाती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ हमने देखा था जो लावा होता है उसमें इग्नियस रॉक बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, हमने आगे इन चैप्टरों में हम देखें दोस्तों। ये एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर है, समझ पा रहे हो दोस्तों, इस प्रकार से ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये लेयर बनी, समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लेयर बनी। अगर हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे लावा इकट्ठा होता है, देखो यहाँ पे इस परत के ऊपर इस साइड में स्लाइड वे में, तो इसको हम सिल बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये वेरी डिटेलिंग से कराया जाएगा, ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। सिल क्या होता है, डाइक कैसे बनते हैं, लेपोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फेकोलिथ क्या होता है, और बैथोलिथ क्या होता है, ये पॉइंट आपको सिर्फ समझने हैं, ये किस तरह से बनते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल वे में लावा इकट्ठा होकर सॉलिड रूप लेता है तो उसको हम सिल बोलते हैं। अगर लैटिट्यूडनल वे में कहीं ना कहीं, लैटिट्यूड वे में यानी परपेंडिकुलर वे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक लेयर में यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो हम उसको डाइक बोलते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे ये लेयर थी, समझ पा रहे हैं, ये भी लेयर थी, बीच वाले में एक ऐसी वे में इकट्ठा हो गया, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको रास्ता नहीं मिला ऊपर जाने का, तो हम उसको लैकोलिथ बोलते हैं, लैकोलिथ, समझ पा रहे हो दोस्तों। जैसे ये लेयर थी, ये लेयर आ गई, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, तो इसके जैसे ये बेंट साइड है, यहाँ पे देखो, एक तो इस तरफ से, एक ये उभरा हुआ भाग, अगर इसको लैप वाइज में देखें तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोनों साइड से बनता है, दोनों साइड से यानी लेयर के ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है, इकट्ठा होता है, तो दोनों साइड में एक तरह की जो सिचुएशन बनती है उसको फैकोलिथ बोलते हैं, और इसके नीचे जितना भी लावा इकट्ठा होता है कहीं ना कहीं उसको बैथोलिथ बोलते हैं दोस्तों। आई होप ये छोटे मोटे एग्जाम्पल थे, आपको
जितना भी समझ में आया है, लेकिन आने वाली जो क्लास होंगी उसमें हम पूरी डिटेल के साथ में इनको कराएंगे। आपने ये पता चला सेल क्या होते हैं, जो वैल्कोनिक में जो ड्यूब कैसे बढ़ते हैं, लैपोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ और तो पैथोलिथ क्या होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अर्थक्यूब को पढ़ते हैं। अर्थक्यूब क्या होती है दोस्तों? जैसे सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, समझ पा रहे हो दोस्तों? अर्थ का शेकिंग हो जाना, कहीं ना कहीं इसको हिलना अर्थक्वेक बोला जाता है। ये किसके द्वारा होता है डियर? जैसे ये काज्ड बाय द इंटीरियर फोर्स, जो इंटीरियर फोर्स होता है द बॉय और द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट, जो लिथोस्फीयर जो जिस पे हम क्रस्ट है, उस क्रस्ट के अंदर जो फोर्स होता है, हीटिंग होता है या फिर प्रेशर के कारण जो मोल्टन लावा होता है, वो उसके मूवमेंट के बाद में जो प्लेट होती है, ये पानी में भी होता है और अर्थ सरफेस पे भी होता है। समझ पा रहे हो? कंटिनेंट पे भी होता है। जो लिथोस्फीयर प्लेट होती है, इसके मूवमेंट के कारण जो मूवमेंट होता है, उसके कारण ये कहीं ना कहीं से जो अर्थ है वो सडन शेक हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में ये ओरिजिन लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, समझ पा रहे हो? इसके अंदर से ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होता है। जो जहां पे ये ओरिजिनेट होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हमने दोस्तों ये देखो यहाँ पे जहां से ये अर्थ क्यूब ओरिजिनेट हुआ है अर्थ के अंदर से, उस भाग को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे ही यहाँ पे जो लावा होता है, जो मोल्टन लावा होता है, कहीं ना कहीं ये बाहर निकलता। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये मैग्मा होता है, ये बाहर निकलता है अर्थ सरफेस के, इसके जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ फोकस ऑन सरफेस। समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है, इसके एग्जैक्ट पॉइंट के बाहर जो अर्थ सरफेस है, उस पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? फोकस के तुरंत ऊपर जहाँ पे जो अर्थ सरफेस होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली ऊपर होता है, ये एपिसेंटर बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये फोकस होता है। जहां से ये यहाँ से ये जो एनर्जी वेव होती है बहुत फास्टली होती है, तो वहां पे जो वेव होती है उसको हम प्राइमरी वेव बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? और जो साइड में कहीं दूर होती है, कहीं नहीं, इनको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? इनको पूरी डिटेल में करेंगे दोस्तों। ये सिर्फ बेसिक पॉइंट है। ये कितने प्रकार का था, बॉडी मास क्या होती है, सरफेस पे क्या होता है, सरफेस वेव क्या होती है, ये पॉइंट है। इनको किस में मापा जाता है, ये पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी में। फिर बाद में इसको पूरी डिटेल के साथ में कराएंगे दोस्तों। एपिसेंटर हमने पढ़ा, जो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द फोकस। समझ पा रहे हो दोस्तों? हमने फोकस के ऊपर तुरंत इसके ऊपर पढ़ा, जिस तरह से वो बाहर निकलता ना अर्थ सरफेस के ऊपर, वो पॉइंट उसको एपिसेंटर बोलते हैं दोस्तों। ये जो फ्रॉम एपिसेंटर, ये कहीं ना कहीं यहाँ से एनर्जी की जो वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ट्रेवल आउटवर्ड कहीं ना कहीं, जो उसको उस वेव को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। समझ पा रहे हो दोस्तों? उसको सिस्मिक वेव बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यानी ये जैसे नियर एपिसेंटर है, जो एपिसेंटर होता है, इसके साथ में जो एनर्जी मूव करती है, वहां पे ग्रेटर डैमेज हो जाता है दोस्तों। आपने सुना होगा अभी प्रेजेंटली 1 जनवरी को ही जो हमारा नया साल था, जापान में अभी अर्थक्वेक आया है 7.6। समझ पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं इसकी रिक्टर स्केल पे देखा हुआ है कि 7.6 है, वेरी डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों इसको मेजर किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ में। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसके जो इंटेंसिटी है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इसको मापा जाता है, मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ की इंटेंसिटी को किस में मापा जाता है? अर्थक्वेक को। समझ पा रहे हैं दोस्तों? और इसका मैग्नीट्यूड है, जो डिस्ट्रक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो मैग्नीट्यूड एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मापते हैं रिक्टर स्केल से। समझ पा रहे हैं दोस्तों?
आई होप दोस्तों ये थोड़ा अंतर था। सिस्मोग्राफ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो विच इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी, इसमें इंटेंसिटी मापी जाती है सिस्मोग्राफ में, और इसको मैग्नीट्यूड मापा जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें जो एनर्जी लेवल होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। रिएक्टर स्केल में कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नंबर होते हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा होगा 1 2 3 जितने जितने नंबर ऑफ आता है, ये कहा जाता है दोस्तों 6 से नीचे, 6 से नीचे अगर है तो कहीं ना कहीं मतलब तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। अबो 6 7 और 8 ये वेरी डैमेजफुल होता है दोस्तों। अभी अभी जो जापान में आया है वो 7.6 का था, और हमारे इंडिया में भी अभी तुर्की में आया था, उसके एग्जाम्पल देख के देखो तो कहीं ना कहीं जो वेरी डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है वो 7 से 6 से अबो होता है दोस्तों, 6 7 और 8। आज तक दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही 6 7 8 9 इसी के अराउंड में हमारे को अर्थक्वेक देखने को मिले हैं दोस्तों। अगर इससे ज्यादा होता तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये लैंड तबाह हो जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव है, कहीं ना कहीं 2 प्रकार की होती हैं। ये वेव किस वे में होती है, तो बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव होती है जहाँ से वो जो फोकस था, ओरिजिनेट पॉइंट हुआ था, उसको हम बॉडी वेव बोलते हैं। और जो सरफेस वेव होता है कहीं ना कहीं जो बाहर वाला हिस्सा जो कहीं ना कहीं सरफेस के बाहर जो वेव होती है उनको बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों बॉडी वेव जो आंतरिक जो आंतरिक अर्थ के अंदर होती है उसको हम बॉडी वेव बोलते हैं। ये जनरेट एंड आल्सो रिलीज द एनर्जी फोकस थ्रू द आर डायरेक्शन। फोकस के आसपास में जितनी भी एनर्जी होती है उसको हम बॉडी मास बोलते हैं, और जो अर्थ के बाहर जो निकलती है उसको बॉडी सरफेस वेव बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये जो बॉडी वेव होती है ये 2 प्रकार की होती हैं, पी वेव होती है और एस वेव। पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव, और एस वेव का होता है सेकेंडरी वेव। कहीं ना कहीं जो प्राइमरी वेव होती है ये एनर्जी को बड़ी तेजी से रिलीज करती है, और बाद में कहीं ना कहीं जो लेयर है वो अलग वे में जो दूसरी साइड में चली जाती है, कहीं ना कहीं उसको एस वेव बोलते हैं दोस्तों। ये था पॉइंट, ये था होल चैप्टर। इसमें हमने देखा जो अर्थक्वेक है और हमने वोल्केनो के बारे में पढ़ा। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।